प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध हिंदी में गबन उपन्यास की संक्षिप्त कथा साहित्य के बारे में बात करेंगे कि इस गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने लिखा क्या है। गबन उपन्यास का कथा विन्यास अत्यंत कलात्मक है, बहुत कलाओं से भरपूर है। हालांकि चाहे प्रेमचंद की इस कृति को हम सर्वोत्कृष्ट नहीं कहें, परंतु शाश्वत सत्यों के आधार पर यह रचना एक सफल रचना के रूप में मानी जाती है। उपन्यास की विशेषता इसकी कहानी का बहुत ही सरल और सीधा साधा होना है। यानी जो उपन्यास लिखा गया है, इसकी जो कथा है वो एक घटित कथा ही मानी जाती है। पढ़ते पढ़ते इस तरह का कहीं बनावटीपन प्रेमचंद के इस उपन्यास में क्या तमाम रचनाओं में ही नहीं लगता है, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जिंदगी को जिया है, देखा है और भोगा है। इसमें महाशय दीनदयाल जमींदार के मुख्तार हैं। उनकी शान शौकत बहुत ही अपने पद से बढ़ चढ़ कर है। आर्थिक आमदनी वैसे तो ऊपर से बहुत थोड़ी थी, किंतु इधर उधर की आमदनी से उनका अर्थानुभाव या उसका अर्थ की कमी महसूस नहीं की गई। 3 पुत्रों की मृत्यु के बाद जालपा नाम की कन्या होती है। इकलौती पुत्री का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। ग्रामीण वातावरण तथा पारिवारिक संस्कार के कारण जालपा में आभूषण प्रेम बाल्यकाल से ही सघन होने लगता है। उनके पिता भी अपनी इकलौती पुत्री को विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में आभूषण ही देना विशेष पसंद करते हैं। जैसा कि प्राय होता है, जालपा की सहेलियां, उसकी माँ भी उसके आभूषण प्रेम को देखते ही ससुराल से बहुमूल्य आभूषण आदि मिलने की बात कहती है। जालपा नामक जो उसकी प्रमुख पात्र है, उसको शुरू से ही बहुत सारे आभूषण पहनने का शौक होता है। तो उसकी माँ ये कहती है, क्योंकि घर में अधिक धन नहीं है दीनदयाल जी के घर पे, तो ऐसे में जालपा की माँ कहती है, बेटा तेरा जो पति आएगा, तेरा जो विवाह होगा, उसमें ससुराल पक्ष से तेरे लिए बहुत सारे गहने और आभूषण लेकर आएंगे। बचपन से उसके मस्तिष्क पर जालपा के विचार छा गया था कि सुंदर अगर आभूषण कहीं से प्राप्त होंगे तो मेरी ससुराल से प्राप्त होंगे। और भोली जालपा के अवचेतन में यह बात घर कर जाती है कि भावी पति से प्राप्त चंद्रहार की कल्पना वह हमेशा खोई हुई रहती है। यानी जालपा के दिमाग में खाका खिंच जाता है कि मेरा पति आएगा, वही चंद्रहार लेकर आएगा और उसी को मैं धारण करूंगी। यानी गहनों के प्रति अधिक लालसा भारतीय नारी के मन में आज से नहीं, बहुत पुराने का समय से चली आ रही है कि उनको गहनों की आवश्यकता होती है, या वो गहनों की पहनने की मन में विचारधारा रखती है। जालपा का विवाह रमानाथ से होता है। रमानाथ के पिता दयानाथ अत्यंत सच्चित्र और ईमानदार व्यक्ति हैं, अतः उनको सदाई धन अभाव बना रहता है। उनका वेतन भी दीनदयाल से कई गुना अधिक है, फिर वह ऊपरी आमदनी से बहुत घृणा करता है। अपनी चारित्रिक उच्चता को बनाए रखने के लिए उन्हें सांसारिक अभाव भी अनिवार्य रूप से सहने पड़ते हैं। दयानाथ का परिवार भी सदा अभाव में रहता है। रमानाथ की शिक्षा भी अधिक और अच्छी नहीं हो पाई थी। दयानाथ की सज्जनता और शालीनता पर आकृष्ट होकर दीनदयाल रमानाथ को अपनी पुत्री के लिए मांगते हैं, और दयानाथ इनकार तो नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि लड़की की नौकरी
आदि लग जाए तो उसके बाद में दिशा हम तय कर लेंगे, रिश्ता बना लेंगे। वे विवाह के लिए किसी प्रकार की शर्त भी नहीं रखते, दहेज आदि की भी मांग नहीं रखते, केवल कुछ समय प्रतीक्षा करने का आग्रह अवश्य करते हैं। किंतु दीनदयाल शंकालु व्यक्ति है। वह सोचता है कि कहीं सीधा साधा दयानाथ हाथ से निकल न जाए, अतः वह दयानाथ को जैसे तैसे विवाह के लिए तैयार कर लेता है। दयानाथ को पत्नी की इच्छा भी इसमें योगदान देती है। दयानाथ सादे ढंग से विवाह करने के पक्ष में थे, तभी उन्होंने किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं मांगा था। किंतु दयानाथ भी अन्य सच्चरित्र सीधे व्यक्तियों की भांति नहीं चाहकर भी वह सब कहते हैं कि वह उसके विरुद्ध थे। बाजे, सजावट, आभूषण आदि की व्यवस्था में उन पर बहुत कर्ज हो जाता है। 3000 के आभूषण कर्ज कर बनवाते हैं, फिर भी चंद्रहार रह ही जाता है। यानी जालपा को चंद्रहार की व्यवस्था अभी भी ससुराल पक्ष से नहीं की गई। और यह जिज्ञासा जालपा के मन में जागृत अवस्था में भूलती नहीं है। विवाह मंडप में गहने देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, किंतु चंद्रहार न होने की चर्चा जोर पकड़ लेती है। कि आपने देखा होगा कि जब बारात आती है तो सबसे पहले एक बोलते हैं छाबड़ा, छाबड़े में क्या आया है। दुल्हन की सहेलियां और दुल्हन की सब परिवार वाली उस छाबड़े को देखकर यह पता लगाना चाहती है कि परपक्ष कितना मजबूत है। यदि गहने कमजोर है तो गरीब पक्ष है, दम नहीं है परिवार में आर्थिक रूप से, और गहनों की आभूषणों की यदि अधिकता है तो वो समझ जाते हैं कि परिवार बहुत मजबूत है। जालपा की माँ को इस गहनों की कमी देखकर बड़ा निराशा लगी। जालपा भी सारी गतिविधियों को देखते हुए सुनते ही समझ गई थी, और जो गहने लेकर आए थे उनसे उनको प्रसन्नता जालपा को नहीं होती। बचपन से पली अपनी इच्छा आकांक्षा को गहरा धक्का लगा और वह बहुत परेशान हो गई जब उसको चंद्रहार नहीं मिल पाया। वह सोचती है शायद माँ उसे चंद्रहार दे देगी, किंतु कुछ क्षण वह अपने स्वाभिमान की भावना से प्रेरित होकर माँ का दिया चंद्रहार न लेने का निश्चय लेती। जालपा भी अपने आप में कमजोर नहीं थी, स्वाभिमानी महिला है, और वह सोच लेती है कि जब बचपन से भी मुझे चंद्रहार नहीं मिला तो मैं, अगर माँ भी देगी मुझे चंद्रहार तो मैं नहीं लूंगी। मैं तो शायद अपने पति पर उसको भरोसा है कि मेरे पति के हाथों का मैं चंद्रहार पहनूंगी, और यह सोचकर वो अपनी माँ के दिए हुए, माँ जो चंद्रहार देने की सोचती है शायद, उसको भी जालपा मना कर देती है। तब उसके मन में आशा आती है कि शीघ्र ही उसके ससुराल वाले उस चंद्रहार बनवाएंगे। फिर वही आशा किरण जालपा के दिमाग में पैदा हो जाती है, और हम देखते हैं कि यह आशा किस रूप में आगे चलकर बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। मैं उसे अच्छा रूप तो नहीं कहूँगा विद्यार्थियों, लेकिन जो माएँ, कहने का तात्पर्य जो माएँ एक सहारा रूप में ये कह देती है कि भविष्य में तेरा पति ये करेगा, भविष्य में तेरे लिए तेरे ससुराल पक्ष वाले ये करेंगे, इस आशा में वो जिंदा रहती है। और जो आशा टूट जाती है फिर एक नई आशा तैयार करती है, कहीं तो कोई घबरा होने वाला है, कहीं तो कोई परेशानी होने वाली है। उसकी सहेलियों जैसे ही चंद्रहार प्राप्त करने की बात कहती है, ससुराल पहुंचने पर जालपा चंद्रहार के लिए हट पर बैठ जाती है। राजहट, बालहट और स्त्री हट। चंद्रहार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों जालपा हट करके बैठ जाती है कि मैं चंद्रहार चाहिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी। उधर 3 महीने बीत जाने के बाद विवाह से लिया गया कर्ज के लिए भी जालपा के ससुराल पक्षों को धमकाने के लिए, जिन्हें महाशयों से धन लिया था, वो आकर धमकाते हैं, पैसा मांगते हैं। रमानाथ भी अपने पिता के साथ कर्ज चुकाने की चिंता में पस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। यहाँ प्रेमचंद जी ने विद्यार्थियों को वो बात भी कही है जो हमारी सरकार और ईश्वर अल्लाह परमात्मा की देन से, भगवान की देन से, उस मालिक की देन से हम मानते हैं। कोरोना काल में लोगों ने शादी विवाह में जो बिना काम का पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति थी वो गॉड ने रोक दी, परमात्मा ने रोक दी, मालिक ने रोक दी।
ठीक वैसे ही प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से शायद उस जमाने में ये कहने वाला है कि बिना काम का लिया हुआ कर्ज घर को बर्बाद कर देता है। शायद जालपा, रमानाथ, दीनदयाल, दीनानाथ सब उसी में से एक हैं, जिसका स्पष्टीकरण हम आगे चलकर करेंगे। सर्राफा ने तो 3 दिन का समय दिया, अंत चोरी का बहाना करके जालपा के आभूषण सर्राफ को बहुत ही कम दाम पर दिए जाते हैं। जालपा रो कर इस आश्वासन पर धैर्य धारण करती है कि उसे शीघ्र ही नए आभूषण बनवा दिए जाएंगे। यानी शादी में जो दिए हुए थे आभूषण वो भी महाशय को वापस लौटा दिए गए। यानी कि जो आपको आभूषण दिए हैं ये सांत्वना दे दी गई जालपा को कि हम जल्दी ही इस कर्ज को चुकाकर हम आपको वापस बनवा देंगे। फिर भी आभूषण छिन जाने के बाद की बात नहीं चाहकर भी रमानाथ के प्रति उनके व्यवहार में अंतर आ ही जाता है। रमानाथ जालपा को बहुत अधिक प्यार करता था। वह जालपा की उपेक्षा को सहन नहीं कर सकता था। उसको बहुत दर्द होने लगा अपने पति के प्रति जो ये जालसाजी की गई है। वह उसे आभूषण बनवा देने का संकल्प करता है और अपने मित्रों की मदद से म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी वसूलने की नौकरी करने लगता है। आप जानते हो विद्यार्थी, हर पति की जिम्मेदारी बन जाती है शादी के बाद में कि अपनी पत्नी को वो खुश रखे, लेकिन खुशी का वो तरीका कितना विकराल बन जाता है ये समझ में नहीं आता। हर पति चाहता है, हर पत्नी चाहती है कि शादी के बाद में एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं कि घड़ी बर्बाद हो जाए। रमानाथ नौ को लग जाता है। जालपा को लगता है कि अब उसका पति उसे शीघ्र ही चंद्रहार बनवा देगा। चंद्रहार का जो खटका है, चंद्रहार की जो जिद है, चंद्रहार की जो बात है, उसको जालपा नहीं भूल पाती। वह चंद्रहार बनवा देने की बात भी अक्सर कहा करती है। जब जब भी बात चलती है चंद्रहार बनवाने के लिए, रमानाथ कहता है कि मैं चंद्रहार आपको अवश्य बनवा दूंगा। संयोगवश एक बार रमानाथ को जालपा द्वारा अपनी सहेलियों को लिखे हुए कुछ पत्र पढ़ने को लिए मिल जाते हैं। वे अपने आभूषण के प्रेम तथा उसके अभाव में अपनी मानसिक विक्षिप्तता की बात लिखती है। रमानाथ अचानक कभी जो अपनी सहेलियों को लेटर लिखती है, प्रेम अपने पत्र जो लिखती है संदेश वाहक के रूप में, जालपा उसके रमानाथ का हाथ पड़ जाते हैं और रमानाथ ये सोचकर, ये देखकर, ये लिखी इबारत को पढ़कर बहुत दुखी होता है कि मेरी पत्नी को मैं हार नहीं बनवा पाया। रमानाथ निश्चय करता है कि जैसे ही जालपा को वह शीघ्र चंद्रहार बनवा देगा। वह गंगू सर्राफ से गहना उधार ले आता है। कर्ज बोझ की चिंता में वह दिन रात बुझा बुझा सा रहने लगता है। फिर वह जालपा से अपनी मन स्थिति नहीं बताता, बल्कि दिखाकर पिक्चर आदि द्वारा जालपा को और अधिक प्रसन्न रखने का वह प्रयास करता है। हार तो विद्यार्थियों को नहीं बना पा रहा, लेकिन हार बनाने की गारंटी के साथ में बात करता है और मैं मेहनत करके तेरे को अवश्य हार बनाऊंगा, लेकिन आपको चिंता करने की जालपा को जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य धारण करो, समय थोड़ा सा कमजोर है, कर्ज से मैं डूबा हूँ, धीरे धीरे मैं कर्ज को चुकाऊंगा, रमानाथ कहता है, और आपको हार बनाने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। यही बात जालपा की समझ में आ जाती है और जो जालपा बचपन से उस हार का इंतजार करती है, वह हार मिलने की उम्मीद में जालपा अपना समय निकालती है। रमानाथ के जीवन में यहीं से एक मोड़ आता है और रमानाथ की जिंदगी यहाँ से विद्यार्थियों बदलती हुई नजर आती है। और हम आगे देखेंगे कि यह जालपा के मन में बैठा हुआ एक चंद्रहार के प्रति प्यार, बचपन में माँ से कहा हुआ यह वाक्यांश की आपका पति आएगा तब आपको ससुराल पक्ष से हार लेकर आएगा, लेकिन किस्मत की बात यह होती है कि जालपा को दिया हुआ आभूषण भी ससुराल पक्ष में जाते ही वापस उतार लिया जाता है और साहूकारों को, सर्राफों को वापस उसको लौटाकर कर्ज रमानाथ के परिवार के द्वारा चुकाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि रमानाथ किस तरह से किन किन स्टेपों पे जालपा को एक नया हार बनाने की कोशिश करता है और वह हार आगे चलकर किस रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों आज के लिए।